हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। कल की वीडियो में हमने 8th क्लास के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, सिविक्स के यानी पॉलिटी के बेसिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 84th क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 84 क्वेश्चंस हमने 8th क्लास में डिस्कस किए हैं। सो नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हम पॉलिटी के बेसिक्स, सिविक्स के बेसिक्स कर रहे हैं, तो मैं नंबरिंग वैसे ही रखूंगी एंड इन द एंड विल गेट टू नो कि हमने कितने बेसिक क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डिस्कस किए हैं, राइट? चलिए 85th क्वेश्चन है 9th क्लास की एनसीईआरटी से। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से आया है? जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। कौन से ग्रीक शब्द से लिया है? तो ये लिया गया है डेमोक्रेटिया, दिस स्पेलिंग डेमोक्रेटिया, ठीक है? ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फीचर्स इज आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द सिटीजन्स। इनमें से कौन सा फीचर है जो बेसिक राइट्स सिटीजन्स को प्रोवाइड कराने के लिए नेसेसरी है? सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक, यस, ये होना चाहिए। शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस, यस। शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट, यस, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। सो बेसिक राइट सिटीजन्स के ये सभी चीजें इंक्लूड करते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगी और ताकि आपके सारे बेसिक्स जो हैं वो इस एक वीडियो में कवर हो जाए 9th क्लास एनसीईआरटी के सिविक्स के। चलिए, आई एम श्योर आपको बहुत सारी नई चीज़ें इसमें पता चलेंगी और आपने ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ी है, लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, फिर भी आपको बहुत सारे बेसिक्स जो हैं वो उनकी ज़्यादा समझ रहेगी एनसीईआरटी पढ़ के। क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो लॉ होता है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी किसी भी लॉ के रिगार्डिंग अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अगर किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज। क्या ड्रॉबैक्स हो सकती है डेमोक्रेसी की? इंस्टेबिलिटी एंड डिलेज, यस, इंस्टेबिलिटी होती है सरकार में जब बनती है नई, डिलेज होते हैं। करप्शन एंड हिपोक्रेसी 100% हो सकता है। पॉलिटिशियंस फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, ट्रू। सो ऑल ऑफ दीज इज आवर आंसर। ओके, डेमोक्रेसी improves the quality of decision making because डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्या होता है ऐसा डेमोक्रेसी में जिससे कि डिसीजन मेकिंग बेटर होती है? तो देखिए, डिसीजंस आर टेकन बाय एजुकेटेड पीपल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, यस। बहुत सारे डिसीजन जो हैं उनके ऊपर कंसल्टेशन ली जाती है एक्सपर्ट से और डिस्कशन की जाती है पार्लियामेंट हाउस में, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। सो ये हम कह सकते हैं इस वजह से जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है डेमोक्रेसी में वो बेटर होती है। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ। किस तरह की डेमोक्रेसी हमारे आजकल के समय में चल रही है? तो देखिए, आजकल चल रही है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड वो होती है जिसमें लिमिटेड लोगों को ही वोट देने का अधिकार होता है। आजकल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो आगे सरकार चलाते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। कौन से दिन अडॉप्ट किया था? ये किया था 26 नवंबर 1949 को। हमेशा याद रखना, अडॉप्ट आए, एनेक्ट आए और गिव आवर सेल्फ, ये शब्द आए ना, अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया या गिव आवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उसको हम 26 नवंबर 1949 कहेंगे। अगर हम कहें इम्प्लीमेंट किया तो फिर 26 जनवरी आता, ठीक है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन सा गलत है? He was the chairman of drafting committee, yes. He was born in Maharashtra, no. He was law minister of post independent India, yes. He was the founder of Republican Party of India, yes. So ये B statement जो है वो उनके बारे में गलत है।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? बहुत सीधा सीधा दिख रहा है, महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। महात्मा गांधी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के मेंबर नहीं रहे। नेल्सन मंडेला रिमेन्स इन द जेल फॉर, कितने समय तक नेल्सन मंडेला, देखो ये एनसीईआरटी के सिविक्स की बुक में कवर है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। 28 ईयर्स, 28 ईयर्स तक नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका के, वो जेल में रहे थे। अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका वॉज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अपार्थाइड सिस्टम जो है वो किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है? वो होती है रेस को लेकर, यानी काले गोरे का भेद, रेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होती है। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इतने ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वैसे तो 389 टोटल मेंबर थे, राइट, जिसमें से अप्रॉक्स 300 ही आए थे, लेकिन 199 ऐसे थे जिन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, which of the following terms is not included in preamble of the Indian Constitution? preamble में कौन सा शब्द नहीं है? liberty yes है, equality yes है, secular yes, religion शब्द उसमें नहीं है। liberty, equality, fraternity, secularism, socialism, democracy, republic ये सब है, लेकिन religion नहीं है। आपको याद होगा, आपकी एनसीईआरटी की किताबों के स्टार्टिंग में ही दिया होता था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इस तरह से ये जो पैराग्राफ यहाँ दिया होता है दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन, देखो अब अडॉप्ट नहीं है, अडॉप्ट नहीं है, इनैक्ट नहीं है, गिव आवरसेल्फ नहीं है, इफेक्ट है। इफेक्ट या इम्प्लीमेंट आए तो आएगा 26 जनवरी 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बन के पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक। क्या ये करेक्ट है? सभी कंट्रीज जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हैं ही हैं। ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरली हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। ऐसी सभी कंट्रीज जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी हो, नहीं जरूरी नहीं है। यूके इज नॉट अ डेमोक्रेसी, दैट काइंड ऑफ मोनार्की है वो, ठीक है। और सभी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक हैं उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के मैं इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगी डेमोक्रेसी। सो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत ध्यान से आपको ऐसी स्टेटमेंट्स पढ़नी होती हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वेयर द इलेक्शंस हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इन इंडिया इन 1937? कौन से एक्ट के हिसाब से प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1937 में भारत में? तो ऑब्वियसली 1937 से पहले कौन सा इंपॉर्टेंट एक्ट आया था भारत में? तो 1937 से पहले जो इंपॉर्टेंट एक्ट आया था भारत में वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Which revolution in the world inspired Indians to set up a socialist economy? कौन सी रेवोल्यूशन से सोशलिस्ट इकोनॉमी, देखो ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया था ना, ये रशिया से आया था। तो ये रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था सोशलिस्ट इकोनॉमी को लेकर। ओके, व्हेन डिड असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? अडॉप्ट फिर आ गया, अडॉप्ट इनैक्ट आएगा तो क्या आएगा? 26 नवंबर 1949। ओके, चलिए, आई होप ये क्लियर हो चुका है। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? में आफ्टर नहीं बात कर रही हूँ कि कितनी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो देखिए अप्रॉक्स 2000, 500 नहीं, 1500 नहीं, 1000 नहीं, अप्रॉक्स 2000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दीज लीडर्स वॉज अ बिटर क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी? कौन थे क्रिटिक महात्मा गांधी के? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर was a bitter critique of Mahatma Gandhi. The Constitution begins with a short statement of its basic values.
व्हाट इट इज कॉल्ड, हमारी बेसिक वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में किसमें दिए हैं, प्रियम्बल में। किसमें दिए हैं, प्रियम्बल, अभी तो बताया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, social, secular, democratic republic and to give its citizens equality, liberty, fraternity and justice. Yeah, justice, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यस, ये 4 चीज़ें लोगों को देने के लिए। एंड लास्ट पैराग्राफ में प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हमने कौन सी डेट को प्रियम्बल को क्या किया है, अडॉप्ट एनैक्ट किया है। ऑलराइट, ये है हमारा प्रियम्बल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज पोजीशंस इज करेक्ट इन रिलेशन टू द सोवरेन स्टेटस ऑफ इंडिया। सोवरेन स्टेटस का मतलब क्या होता है, देखो सोवरेन स्टेटस का मतलब होता है एक तरह से इंडिपेंडेंट। हम भारत के डिसीजंस, पॉलिसीज खुद डिसाइड करते हैं, भारत की गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, उसको बोला जाता है सोवरेन स्टेटस। ओके, सो द इंडियन गवर्नमेंट ओनली कैन डिसाइड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज, इसको कहा जाता है सोवरेन स्टेटस। कोई दूसरा देश आके इंटरफेयर नहीं करता। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से दिन इन्फोर्स आया है, इम्प्लीमेंट, एनफोर्स जब भी आएगा तो क्या आएगा, 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे। फाइन, रिपब्लिक डे। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली थी, 114, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो 114 दिन मिली थी। ओके, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, फोर्स, फिर से फोर्स आ रहा है, इम्प्लीमेंट एंड फोर्स आ रहा है, तो फिर से क्या आएगा, 26 जनवरी 1950। मुझे लगता है अब और इसको समझाने की कोशिश, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आगे, ये क्लियर हो चुका होगा। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, देखो अब अडॉप्ट आया है तो क्या होगा, 26 नवंबर 1949। How many seats are reserved in Lok Sabha for scheduled caste and scheduled tribes? 84 सीट्स जो हैं वो लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्व्ड हैं। ओके, आर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वैसे तो चेंज होती रहती हैं, बट जो लास्ट है दैट इज 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारी कंट्री डिवाइडेड है और अभी तक यही चल रहा है। चलिए 2026 तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद चेंज होगा या नहीं हम देखेंगे। द नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन यूपी इज, यूपी में कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 84, इसीलिए यूपी में हमेशा फोकस रहता है किसी भी सरकार का या पार्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दिल्ली, दिल्ली में कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 7 हैं। ओके, लोकसभा। द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ वोटर कितनी होनी चाहिए, 18। ठीक है, आई होप आप जो भी सुन रहे होंगे आप सभी वोटिंग एज में हैं। 18 साल से ऊपर, 18 साल का व्यक्ति और उससे ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता है और अपने प्रतिनिधि चुन सकता है सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। Which of these is not a feature of Indian democracy? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन डेमोक्रेसी का? India has the largest number of voters in the world, ये करेक्ट है। India's election commission is very powerful, ये भी करेक्ट है। In India, everyone above the age of 18 has a right to vote, करेक्ट है। तो फिर लास्ट ही बच गया, In India, losing party refused to accept the electoral verdict, ये नहीं है, तो हमारा आंसर यही रहेगा। लूजिंग पार्टीज जो है वो रिफ्यूज नहीं करती हैं इलेक्टोरल वर्डिक्ट को, वो उसे अपनाती हैं। कहीं कहीं कह देती हैं कि वोटिंग मशीन में प्रॉब्लम थी, बट अदरवाइज नहीं। व्हाट इज मेंट बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ के वोटर्स अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं लोकसभा या विधानसभा के लिए, तो आंसर होगा हमारा बी, अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा मतलब सेंटर के लिए और विधानसभा मतलब स्टेट के लिए। इन इंडिया, इलेक्शन फॉर विच ऑफ दीज बॉडीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, 5 साल बाद कहाँ कहाँ इलेक्शन होते हैं। तो देखिए राज्यसभा के इलेक्शन ना 6 साल के बाद होते हैं, 6 साल बाद चेंज होता है, वैसे तो हर 2 साल बाद आते हैं।
क्योंकि हर 2 साल बाद जो है वो कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं और फिर से दोबारा इलेक्शन आते हैं, लेकिन एक पर्सन का जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। लोकसभा एंड विधानसभा, यस, लोकसभा और विधानसभा में 5 साल बाद वो इलेक्शन होते हैं। विधान परिषद नो, ओनली लोकसभा नो, तो लोकसभा और विधानसभा दोनों, तो हमारा आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्शन हेल्ड फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर कॉल्ड। किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी सिटिंग एमपी या एमएलए की अगर डेथ हो जाए और उसकी जो वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए दोबारा जब इलेक्शन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाय इलेक्शन। क्या कहते हैं? बाय इलेक्शन। ओके। Constituencies called wards are made for the election too. जो वार्ड होते हैं, वार्ड्स, वो कौन से इलेक्शन में बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं विधानसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बनाए जाते हैं वार्ड्स। ओके, चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल बॉडीज? दैट इज लोकसभा। Which of these is not a part of district and local level bodies? पंचायत लोकल लेवल में आते हैं, यस, म्यूनसिपैलिटी आती हैं, कॉरपोरेशंस आती हैं, लोकसभा नहीं आती है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा और डाउट है, मैं फिर आपको देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंसीज और वार्ड जो है ना वो हाँ देखो, जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तब भी हम बात करते हैं कि इतने वार्ड जो हैं वो इस तरफ इधर इनके पोलिंग होगी, इस वार्ड की इधर होती है। लेकिन यहाँ पे ना फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी की में भी वार्ड्स होते हैं, लेकिन म्यूनसिपैलिटी के साथ ना यहाँ पर पंचायत भी दिया है, पंचायत में वार्ड्स नहीं होते, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for voting, the voter has to show which of these as identity proof. For voting, वोटर्स को कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ता है? राशन कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं होता है, उनके पास ऑलरेडी पोल होता है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा आंसर। मतलब ये है कि अगर आपके पास इलेक्शन का आईडी कार्ड नहीं है तो आपको वोट नहीं डालने देंगे, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेम द बॉडी विच कंडक्ट द इलेक्शंस इन इंडिया। कौन सी बॉडी इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करती है? दैट इज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करती है भारत में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी अंडर हुज कंट्रोल डज द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क। जब इलेक्शन ड्यूटी होती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर किसके अंडर काम करते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफिसर काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, what does the term incumbent means? incumbent term का मतलब क्या होता है? incumbent term का मतलब होता है करंट होल्डर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ऑफिस। तो पॉलिटिकल ऑफिस जो है उसका करंट होल्डर कौन है, उसको incumbent बोला जाता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं, द इलेक्शन कमीशन इज, इलेक्शन कमीशन किस तरह की बॉडी है? तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अपॉइंटेड बॉडी है। ठीक है, यस, इट इज एन अपॉइंटेड बॉडी। क्या ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है? जी हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है, अपना काम जो है वो किससे पूछ के नहीं करती है, तो अपॉइंटेड और इंडिपेंडेंट बॉडी है। दैट मीन्स आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। यहाँ पे आंसर जो है वो डी रहेगा। फाइन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ऑल सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 21 कैन वोट इन एन इलेक्शन। जी नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पे 18 होगा, 18 से ऊपर के लोग जो है वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर, ये सही है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड टू राइट टू वोट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो सम क्रिमिनल एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड, या ये भी करेक्ट है, क्रिमिनल पर्सन्स को जो है वो राइट टू वोट से डिनाई किया जा सकता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन अ वोटर लिस्ट, ये भी सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, एक ही स्टेटमेंट गलत है, पहली यानी इनकरेक्ट ही स्टेटमेंट पूछा था, तो हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ पर्सन हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा। इसका
मतलब है कि लोकसभा के लिए जो है वो एज क्या होनी चाहिए, कौन सी एज का पर्सन जो है लोकसभा के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, 25। राज्यसभा के लिए 30 है, लेकिन लोकसभा के लिए 25 साल है। यानी कोई पर्सन 25 या 25 से अधिक उम्र का है तो वो लोकसभा के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वोटर्स लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज, वोटर लिस्ट को और क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं इलेक्टोरल रोल। ओके, जिसमें सभी एक एरिया के सभी वोटर्स का नाम होता है। Which of the following statement is against the democratic process of election? कौन सी स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस से अगेंस्ट है? कौन सी स्टेटमेंट है? पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, करेक्ट है। इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट अगेंस्ट है, मतलब गलत है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली इमीडिएटली आफ्टर द टर्म इज ओवर, ये सही है। द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू सिलेक्टेड पीपल, ये गलत है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, ये भी सही है। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूछा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंश्योर, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप्स और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यस, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का मतलब होता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी यहाँ की जो सीट है वो रिजर्व रख दी जाती है फॉर वीकर सेक्शन, इधर फॉर SC ST या फिर वुमेन के लिए। Who has given the slogan गरीबी हटाओ, ये दिया था इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ। Who appoints the Chief Election Commissioner of India? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा वो है 79, शेड्यूल कास्ट के लिए 79 सीट्स रिजर्व है। हु एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंटल पावर्स, कौन जो है वो सारी गवर्नमेंट की पावर्स ज्यादातर एक्सरसाइज प्रैक्टिकली किसके पास है? देखो, कहने के लिए तो प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन प्रैक्टिकली सारी पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब अपॉइंट की थी? 1979 में। Which of the following statement about the president is wrong? Wrong. He is the head of the state. सही है, he is the head of state. He is the highest formal authority in the country. ये correct है, वो हमारी country का highest formal authority है। He exercises only nominal powers. Yes. और जो उनके नाम से पावर्स दी जाती है उनको एक्सरसाइज किए करते हैं, वो ज्यादा पावर्स नहीं होती उनके पास। He is elected directly by the people. ये गलत है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। जो हमने चुने, जो लोगों ने चुनकर भेजे होते हैं लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, वो लोग आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो ये इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। तो डी इज इनकरेक्ट, और यही इन्होंने पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? 60 to 80 के बीच में हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिनिस्टर्स होने चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ गए, MOS भी आ गए, ठीक है। चलिए, वंस द लोकसभा passes the budget of government or other money related laws, the Rajya Sabha cannot reject it. The Rajya Sabha can only delay it. Yes, लोकसभा जब भी कभी मनी से रिलेटेड कोई लॉ पास कर देती है तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर कोई भी पावर नहीं है, लेकिन उसको डिले कर सकती है कितने दिन तक? 14 दिन तक। और हाँ, अगर राज्यसभा 14 दिन तक कुछ ना करे तो उसके बाद वो बिल पास समझा जाता है। तो 14 डेज तक मैक्स टू मैक्स जो है वो राज्यसभा के उत्तर का वेट किया जाता है या सजेशन का वेट किया जाता है इन केस ऑफ मनी बिल। When was the second backward class commission appointed? 1979 अभी आया था ये। What do the civil servants do? Civil servants क्या करते हैं? सिविल सर्वेंट्स जो है, जो मिनिस्टर्स डिसीजन लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक तरह से एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं। सो दे इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस, ठीक है जी।
व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट जो है वहां पर हमारे इलेक्टेड प्रतिनिधि होते हैं जिनको हमने चूज किया है नेशनल लेवल पर, यानी लोकसभा और राज्यसभा में. सो इट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट नेशनल लेवल. स्टेट लेवल पर विधानसभा होती है और सेंट्रल लेवल पर जो है वो पार्लियामेंट होती है. ओके, अपार्ट फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा हु एल्स कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट? तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनको मिलाकर बनती है हमारी पार्लियामेंट. तो ये आएगा प्रेसिडेंट. ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट. फॉर हाउ लॉन्ग कैन राज्यसभा डिले अ मनी बिल? अभी बात की थी 14 दिन के लिए मैक्सिमम. Who appoints judges of Supreme Court and High Court? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? तो ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं. सो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस. लेकिन आप हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट कभी भी अपनी मर्जी से नहीं करते, उनको एडवाइस आता है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर. टू फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम आर. दो फीचर कौन कौन से हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम के? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस. इंटीग्रेटेड जुडिशरी. इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक कोर्ट के ऊपर दूसरा कोर्ट, यानी सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी. तो ये भी सही है. डिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है हमारी, सो आंसर होगा बोथ ए एंड बी. इंडिपेंडेंट भी है, इंटीग्रेटेड भी है. Okay, next question है which of the following institutions can make changes to existing law of the country? कौन जो है एग्जिस्टिंग लॉ को हमारे देश में चेंज कर सकता है? तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट नए लॉ भी ला सकता है और एग्जिस्टिंग को चेंज भी कर सकता है. Which body act as the guardian of fundamental rights? गार्डियन कौन है फंडामेंटल राइट्स का? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट है, बिकॉज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. Why does political executive have more powers than permanent executives? Political executive और permanent होते हैं हमारे IAS IPS ऑफिसर्स और political executives होते हैं हमारे नेता. तो उनके पास ज्यादा पावर्स क्यों है परमानेंट एग्जीक्यूटिव से? क्यों है? देखिए, बिकॉज पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. जो पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना वो देश की जनता ने चुनकर भेजे हैं. जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने एग्जाम क्रैक करके जॉब ली है. ठीक है, उनको लोगों ने चुनकर नहीं भेजा. जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है उनके पास ज्यादा पावर होती है. ठीक है जी. Whom does president appoint as prime minister? किसको अपॉइंट किया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर? जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है. सो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट. What is the government form? What is the government formed by an alliance of two or more political parties called? जब दो मतलब एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो एक से अधिक पार्टीज आपस में हाथ मिला लेती हैं, अलायंस कर लेती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन मतलब अलायंस कर लिया उन्होंने और फिर सरकार बना ली, तो कोलिशन गवर्नमेंट. विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? कौन सी करेक्ट है प्राइम मिनिस्टर की पावर को लेकर? ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, करेक्ट है. कैबिनेट मीटिंग का चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर जब भी वो प्रेजेंट हो. ही डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ट्रू. चुनते ही वो हैं, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, कौन सा एरिया देना है वो ही चूज करते हैं. ही कैन डिसमिस मिनिस्टर, यस, अगर उनके हिसाब से ना चले तो वो डिसमिस भी कर सकते हैं मिनिस्टर को. तो ऑल ऑफ दीज ही हो गया इसका आंसर. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू. हाँ, तो देखिए, जुडिशरी सेफ गार्ड द लॉज, ये करेक्ट है. हमारी जुडिशरी हमारे लॉज को सेफ गार्ड करती है. द लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट्स द लॉ, नहीं, ये सही नहीं है. लेजिस्लेशन लॉज बनाता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है. पॉलिटिकल पार्टीज एग्जीक्यूटिव्स आर मोर पावरफुल देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यस, ये हमें पता है. परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यस, IAS IPS ऑफिसर परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो राइट इन्होंने नॉट ट्रू पूछा था तो ये है नॉट ट्रू बी. लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाता है, इंप्लीमेंट नहीं करता है.
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट जाएगी, देखो डायरेक्ट इलेक्शन बाय सिटीजन्स नहीं होते, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लोग जो हैं, इलेक्टेड लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इसको कंबाइनली कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहा जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है? प्रेसिडेंट के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हालांकि उनको एडवाइस प्राइम मिनिस्टर से आता है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू वी हैव? वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया गया, अभी 6 हैं। Children below the age of dash cannot be employed in any factory or mine or any other hazardous work। तो देखिए 14 साल से छोटे बच्चों को जो है वो किसी भी माइन, फैक्ट्री या hazardous वर्क में नहीं लगाया जाता, उसे चाइल्ड लेबर बोला जाता है और उसके लिए लॉज है हमारे देश में। Which of the fundamental rights is called the heart and soul of the Indian Constitution? तो देखिए ये जो लॉ है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब है कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है, वी कैन डायरेक्टली गो टू ईदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन, ये सेटअप हुई थी 1993 में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क फॉर, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, तो आंसर होगा ह्यूमन राइट। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ आवर्स ऑफ अरेस्ट। कितने समय के अंदर? किसी पर्सन को जब अरेस्ट करते हैं तो उसको कितने समय के अंदर अंदर जो है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लाना होता है? 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है जी, हैबिस कॉर्पस के अंदर। Which of the following statements is wrong? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? We have freedom to travel to any part of the country, ये तो सही है। We have freedom to speech and expression, ये भी सही है। Untouchability is not a punishable offense, ये गलत है। Untouchability, छुआछूत, अगर कोई पर्सन प्रैक्टिस करता है तो वो पनिशेबल है। ओके, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, ये करेक्ट है, तो हमसे पूछी थी रॉन्ग स्टेटमेंट और सी हो गया हमारा आंसर। व्हाट इज मीन्ट बाय राइट्स? अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार का मतलब होता है अ क्लेम ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। वो उसका अधिकार है दूसरे लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने और गवर्नमेंट के सामने, सरकार के आगे उसके जो अधिकार हैं, जो क्लेम्स वो कर सकता है उसको अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो क्लेम वो कर सकता है उसी को अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अंडर विच फंडामेंटल राइट हैज द पार्लियामेंट इनैक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स? कौन से लॉ के अधीन? तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। थॉट एंड एक्सप्रेशन के अंडर जो है राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया था। द राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? अभी बात की थी हमने कि सारे फंडामेंटल राइट्स मुझे मिले और अगर ना मिले तो आई कैन गो टू ईदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। What did Dr. Ambedkar refers to right to constitutional remedies as? क्या कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा था। When was an NHRC set up? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो 1993 में सेटअप हुई थी, हमने अभी देखा था। Okay, which of the following term is correct for the feature of Indian Constitution stating that no person is above law? कौन सी चीज कहती है कि कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है? उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। What does the Constitution say about the practice of untouchability? क्या कहता है? It stand abolished? Yes, abolish है, हमारे देश में नहीं है untouchability।
अगर कोई करता है तो वो पनिशेबल है. इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज पनिशेबल. करेक्ट. सिंस इट इज एन एज ओल्ड कस्टम इट शुड बी रिस्पेक्टेड. नो, एज ओल्ड है का मतलब जरूरी नहीं है कि वो सही होगा. आंसर है हमारा बोथ ए एंड बी. Which of these rights are provided to person arrested by the government or police? कौन से right एक arrested बंदे को मिलते हैं? To be informed to the reason of his arrest? Yes. पुलिस को बताना पड़ेगा कि उसको arrest क्यों किया गया है. To be produced before the magistrate within 24 hours of his arrest? Correct. Nearest magistrate के पास उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंचाना पड़ेगा. To engage a lawyer for his defense? Yes. उसको पूरा मौका मिलता है अपने आप को innocent prove करने का. तो all of these. What is meant by बिगाड़? बिगाड़ का मतलब क्या होता है? A practice of forcing workers to work without any wages. बिना wages के जो है वो काम करना बिगाड़ सिस्टम होता है. ठीक है, एक बेगर की तरह होता है बट इसको बिगाड़ बोलते हैं. बिगाड़ सिस्टम, बिना वेजेस के काम करना. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? कौन सी फ्रीडम इंडियन सिटीजन को नहीं मिलती है? फ्रीडम टू स्टार्ट अ मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, ये तो मिलती है भाई, ये तो है हमारे पास. फ्रीडम टू अपोज द गवर्नमेंट, ये भी है. फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेवोल्यूशन, ये नहीं है हमारे पास. तो दिस विल बी द आंसर. Cultural and educational rights are safeguarded mainly for women, minorities, children और men. देखो अगर हम बात करें तो यूजुअली ये minorities के होते हैं. ठीक है, चलिए. Which of the following right is not available under the fundamental right? Right to equality है, freedom है, right to protect one's culture भी है, right to property अब नहीं है. तो D will be the answer. सिविल राइट्स आर गिवन टू द इंडिविजुअल बाय. सिविल राइट्स कौन देता है हमें? लैंड के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, कोई झगड़ा हो जाए उसके लिए सिविल राइट्स होते हैं. वो हमें कौन देता है? नेचर नहीं, गॉड नहीं, स्टेट. यस, स्टेट देती है, लोग भी नहीं देते. तो राइट आंसर इज द स्टेट. ओके, गॉड ने तो हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे राइट्स दिए हैं, लेकिन हमें उनका पता भी नहीं है. चलिए उस दिशा में नहीं जा रहे अभी. Who called the right to constitutional remedies as the heart and soul of the Constitution? Dr. B.R. Ambedkar. Which of these is not a freedom available under the right to freedom in India? कौन सी freedom हमारे पास नहीं है? Freedom of speech and expression है. Freedom to incite people to rebel against the government, ये नहीं है भाई. देखो हम किन्हीं लोगों को भड़का नहीं सकते गवर्नमेंट के खिलाफ, ये गलत है. Freedom to assemble in a peaceful manner है. Freedom to form association and union भी है. तो हमसे पूछा था which is not, so B is the answer. Which of the following freedom is not available to an Indian citizen? कौन सी freedom जो है वो हमारे पास नहीं है? Freedom to participate in armed rebellion, ये हमारे पास नहीं है, बाकी सब हैं. Which of the following is not a political right? इनमें से कौन सा political right नहीं है? Right to contest election है, right to vote है, right to seek any political office है, right to freedom. राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट है, ना कि पॉलिटिकल राइट. ओके, तो दिस विल बी द आंसर. ये हमारा पॉलिटिकल राइट नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है. ऑलराइट, चलिए दैट इज इट. तो ये थे क्वेश्चन 9th क्लास एनसीईआरटी के. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.